अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एजी हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन व हज़रात, हमने मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स की बात की, डर्मेटोलॉजी की बात की, हमने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात की। आज हम स्पेसिफ़िकली हेयर की बात करेंगे। जब से ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड हुआ, हमने बहुत ज़्यादा देखा कि एवोल्यूशन आई है बॉडी को ब्यूटीफाई करने में, और हेयर का एक ख़ास रोल है, बालों का एक ख़ास रोल है खूबसूरती के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर वक्त के साथ साथ हमने देखा कि पहले हम सोचते थे कि एलीट क्लास है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अपनी स्किन ब्यूटी के लिए और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रिकल डाउन हुआ है। आज हम यहाँ मौजूद हैं हेयर क्लब में, और ये वन ऑफ द एस्थेटिक सेंटर्स है जहाँ पे सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर रशीद, ही इज़ प्रेसिडेंट एंड रिसर्च डायरेक्टर हेयर क्लब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ योर सब्जेक्ट, आप थोड़ा सा अपनी विसिनिटी के बारे में और सेटअप के बारे में बताइएगा। हमारा बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस क्लिनिक के उससे ऑब्जेक्टिव से सेटअप है पूरा, और 1997 में पाइनियर किया था। उस वक्त हेयर से रिलेटेड या हेयर लॉस के क्लिनिक्स जो हैं या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बिल्कुल भी था ही नहीं कुछ भी कॉन्सेप्ट। तो पूरी एक किस्म की अब तो इस वक्त एक इंडस्ट्री भी बन गई है और एक स्पेशलिटी भी बन गई है मेडिकल की पूरी एक अलग, और इसकी अलग टेक्स्ट बुक्स आ गई हैं। तो अब तो जो इस वक्त ये ज़हन में आइडिया कैसे है? आपने एमबीबीएस किया और उसके फ़ौरन बाद ही आप यू जंप्ड इनटू द फील्ड। क्या आप देख रहे थे चेंजेस वर्ल्ड ओवर इसलिए हुआ या शौक था आपका? उसमें ये था कि हमारी फैमिली में भी काफ़ी इश्यूज थे हेयर लॉस के, मोस्टली मेल्स में जेनेटिक होता है, और जो कन्वेंशनल मेडिसिन थी मुझे वो इतनी अपील नहीं करती थी। तो कुछ और करने का प्लान शुरू से था कि निकल जाएंगे एमबीबीएस करके। तो ये एक अच्छा फील्ड जो है वो लगा उस वक्त। और इसमें ये भी था कि यहाँ पे लोग बहुत परेशान रहते थे, कोई इवन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता था, तो वो एक वैक्यूम था। अच्छा, मैं जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से बात करूं डॉक्टर साहब, तो ये जो हेयर लॉस के ऊपर काम हो रहा है, सर्जरी हो रही है, पीआरपी हो रही है, इसकी अवेयरनेस को एक डेकेड से ज़्यादा नहीं गुजरा। मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ, बाकी तो लोगों को पता था। और ट्रस्ट डेफिसिट किसी लेवल पे है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। जब आप 97 में आए तो उस वक्त कितना ट्रैफिक था? जो पहले 3 साल थे यानी कि 97 से 2000 तक, वो तो जैसे सबको ही पता है कि जो सबसे ज़्यादा पब्लिक के साथ फ्रॉड हुए हैं मेडिकल या क्वैकरी में, वो मोटापे, बालों और इस तरह की चीज़ों पे हुए हैं। तो उस वक्त क्योंकि मैंने बताया कि बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों में, तो पहले तो ट्रस्ट गेन करने में कई साल लग गए कि लोग पेमेंट्स ही नहीं करते थे। हमने बहुत लोगों के विदाउट पेमेंट हमें कहा आप कराएं, बाद में पैसे दे देंगे, क्योंकि लोग पैसे लेके भाग गए हुए हैं बहुत। ऐसे आपको पता होगा ऑयल्स और क्लिनिक्स और वो के खुले एक मशरूम्स की तरह और फिर बंद हो गए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सिर्फ यही नहीं, आपने देखा होगा लोग कहते हैं एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, इससे बाल आएंगे। अच्छा, कुछ यूज करने वाले के साथ भी प्रॉब्लम होता है, वो फॉलो नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे उसकी एक्सपेक्टेशंस शायद स्काई हाई होती हैं, वो नहीं अचीव होती या कहीं। तो इसका मतलब है टोटल जब मिक्स देखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है। तो आपने कैसे काउंटर किया इसको? हमने बेसिकली ये था कि एक तो हमने ये पॉलिसी रखी थी कि जो भी हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉयड थे लोग, वो हमने उनको ऐसे लोगों को रखा था कि जो खुद बॉल्ड थे और उनका हमने ट्रीटमेंट किया था। तो वो आखिर में जब कंसल्टेशन होती थी या कोई ट्रस्ट डेफिसिट फील होता था, तो वो फिर खुद अपने आप को एज अ फिजिकल मॉडल प्रेजेंट कर देते थे। दैट इज ट्रू मार्केटिंग गिमिक्री। एक्सीलेंट। तो उससे वो बहुत जो एक लोगों में अनसर्टेनिटी और एक लैक ऑफ ट्रस्ट या एक अप्रीहेंशन, वो बहुत केटर हो गई। और अल्टीमेटली फिर एक शुरू का जब आपका एक नंबर्स क्रॉस कर जाते हैं, लेट से आपने 100 लोगों का ट्रीटमेंट कर दिया है, तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ शुरू हो जाता है, और फिर उनके देखने से आगे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस शुरू हो जाती है, और एक आप कह लें कि ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, कि रेफरल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बीइंग फिजिशियन ये बताइएगा, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई बंदा आपके हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, हेयर ट्रीटमेंट कहेंगे हम इसको, ट्रांसप्लांट तो एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। हेयर ट्रीटमेंट के लिए कोई बंदा स्टेप इन करता है आपके क्लिनिक में, आप कैसे असेस करते हैं कि विच ट्रीटमेंट ही नीड्स एक्चुअली? अब क्योंकि इस वक्त जो शुरू में तो था बहुत कम ऑप्शन होते हैं, लेकिन अब पिछले कई सालों से, तकरीबन 4-5 साल से, तो अब काफ़ी ज़्यादा मोडेलिटीज़ और ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज़ आ गई हैं जो यंगर एज ग्रुप में भी आप ट्रांसप्लांट के अलावा भी दे सकते हैं। तो
कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए बेहतर रहेगा, उसके लिए प्रॉपर आपको एक कंसल्टेशन चाहिए और चेकअप चाहिए। वो हमारा एक शुरू से फिजिकल चेकअप होता है या इसके साथ कोई डायग्नोस्टिक टूल्स भी यूज हाँ, करते हैं? डायग्नोस्टिक ब्लड वर्क भी होता है, ब्लड लैब टेस्ट भी होते हैं, लेकिन पहले फिजिकल चेकअप होता है और उसके बाद फिर हम अगर रिक्वायर्ड हो, ज्यादातर फीमेल्स में जरूरत होती है ब्लड टेस्ट की, क्योंकि मेल्स में तो जेनेटिक होता है, आपकी फैमिली में चल रहा है। बहुत कम केसेस होते हैं जिनके अंदर कोई ऐसा और एडिशनल प्रॉब्लम हो कि जिसके लिए हमें कोई लेबोरेटरी टेस्ट कराने पड़े। बट फीमेल्स में डेफिनेटली एक पूरा डायग्नोस्टिक अप्रोच होती है और एक उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना होता है कि क्यों हुआ, क्योंकि फीमेल्स में जेनेटिक फैक्टर नहीं है या बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम कंपेयर टू मेल्स में भी 1% भी ना हो। तो मेल और फीमेल का पहले तो डिफरेंस होगा हेयर लॉस को डायग्नोज करने में और फिर ट्रीट करने में और उनका पूरी इन्वेस्टिगेशन करने में। उसके अलावा फिर एज ग्रुप का रोल आ जाता है कि किस एज ग्रुप में वो पेशेंट है, वो 20 से 30s में है, 30 से 40s में है, उसके मुताबिक भी डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोच होगी। फिर कॉम्बिनेशन अप्रोचेज होती हैं कि आप ट्रीटमेंट भी करते हैं, ट्रांसप्लांट भी करते हैं, या पहले ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर उसका रिजल्ट अच्छा ना आए तो फिर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। तो एक इसको हम कंबाइंड अप्रोचेस कहते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करते हैं। और जो दूसरा इशू इसमें होता है वो ये कि अगर आप ऐसी थेरेपी ऐसे पेशेंट को रिकमेंड कर देंगे जिसके लिए वो सूटेबल नहीं है, तो वो भी फेलियर होगा। बिल्कुल सही। उसके अंदर आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी और पेशेंट के अंदर भी डिससेटिस्फेक्शन आएगा और एक पूरी फील्ड और स्पेशलिटी के लिए वो एक बैड वर्ड ऑफ माउथ बनता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल्दो कि सारी मेडिकल स्पेशलिटीज में ये होता है कि पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि जिस तरह हम हार्ट के इश्यूज हैं, किसका आपने बाईपास करना है, किसको स्टंट डालना है, किसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेडिसिन पे रखना है। तो अगर आप गलत बंदे का बाईपास कर देंगे और बाईपास वाले को मेडिसिन पे लगा देंगे तो फेलियर होंगे। तो ये इस वक्त पब्लिक को भी ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पब्लिक भी जो है वो अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त या किसी कुलीग को देख के वो आते हैं कि हमें यही कराना है जो उन्होंने कराया है, लेकिन ये हो नहीं सकता। मे बी वो किस एज ग्रुप में थे जिनको देख। टू मेक इट सिंपल फॉर ऑडियंस, हम ये कह सकते हैं क्या कि लोग बालों के ट्रीटमेंट के लिए हैं, हमें मशवरा ना दें कि क्या करना है? बिल्कुल। लोग, क्योंकि आजकल जिस तरह आपको पता है गूगल डॉक्टर है सबसे बड़ा, तो लोग उसके ऊपर सर्च करके आते हैं, मैंने ये कराना है, प्रिंट आउट लिया होता है साथ के। ये सबसे रेसिपी फॉर डिजास्टर है फॉर पेशेंट पहले, और अगर आगे डॉक्टर या वो क्लिनिक है वो उसकी इंटेंशन गलत है, कमर्शियल इंटेंशन है, अगर उसकी मनी मेकिंग इंटेंशन है, या वो क्वालिफाइड नहीं है, या प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, प्रॉपर विजडम नहीं है, तो वो अपने आप को भी, वो डॉक्टर भी रेसिपी फॉर डिजास्टर के अंदर पार्टनर बन जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके 11 कस्टमर्स लेके आता है, एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 21 कस्टमर्स को आपसे बददिल करता है। इस इंडस्ट्री में तो अगर, क्योंकि ये विजिबल है, आपका रिजल्ट आपके सर पे है, हर बंदा देख रहा है, तो वो 21 नहीं, वो 2100 कस्टमर्स को खराब करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर ट्रीटमेंट्स, आप सर्जन हैं, सर्जन का मतलब है इन्वेसिव है। हाँ जी। नॉन इन्वेसिव कौन कौन सी हैं जो पहले आप ट्राई आउट? नॉन इन्वेसिव, इसके अंदर ओरल मेडिकेशंस भी आ गई हुई हैं, अब एलोपैथिक प्रॉपर रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पिछले कई सालों में जो थेरेपी हुई है वो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो आपके अपने ब्लड से आप प्लेटलेट्स को निकाल के वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस हैं जो यंगर एज ग्रुप में, जिनमें अभी ट्रांसप्लांट सूटेबल अगर ना हो तो उनको वो एक थिकर लुक टेम्परेरीली दे देते हैं, जिस तरह हेयर बिल्डिंग फाइबर्स होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें मिला के आप 2-3 साल 4 साल अगर अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस में हैं तो, और यंग एज है, तो उसमें ट्रांसप्लांट नॉर्मली हम थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं कि एक पैटर्न इवॉल्व हो जाए और एक पता चल जाए कि किस स्टेज पे जा रहा है हेयर लॉस का जो पैटर्न है। तो फिर इस तरह की मोडालिटीज हैं कि वो एक मोरल बूस्टिंग पेशेंट की रहती है, थोड़ा सा वो हुकअप हो जाता है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, एक मेंटली सेटिस्फेक्शन डेवलप हो। इसमें जो आपकी बातों से मैंने आइडिया लिया है और जो बेसिक गैप है आपके और पब्लिक के दरमियान, वो पेशेंस का है। आपकी बातों से मुझे ये लगता है दिस इज नॉट 1 वीक और 2 वीक और 1 मंथ इशू। ये आप आएंगे, कंटिन्यूटी में रहेंगे, आप एग्री करते रहेंगे, चीजें उसी मतलब एज पर प्रिस्क्रिप्शन लेते रहेंगे, तो तब जाके इट मे टेक मंथ्स एंड ईयर्स। देखें, हेयर लॉस जो डिजीज है, उसका जो डिजीज का कोर्स है वो भी एब्रप्ट नहीं है, वो भी ओवर ईयर्स डेवलप होता है। इस तरह नहीं है कि आज आपको अपेंडिक्स की दर्द हुई और कल जाके आपने ऑपरेशन करा लिया, तो ये एक आप बॉल्ड होते होते कई साल लग जाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई ट्रीटमेंट काम भी कर रहा होगा तो लोग ये समझते हैं कि मैं अभी जाऊंगा महीने के अंदर बाल बेहतर हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता। जितना टाइम आपको गिरने में लगे उससे ज्यादा टाइम उनको दोबारा रिवाइव करने में लगता है, अगर क्योरेबल भी हो।
ठीक है, क्योंकि सारे टाइप्स का हेयर लॉस जिस तरह मैंने बताया क्योरेबल नहीं है। जो जेनेटिक है उसका तो हम बहुत ज्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन और जिस तरह हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज हैं, थायराइड इश्यूज हैं, पोस्ट टाइफाइड गिरता है, डेंगू के बाद गिरता है, मलेरिया के बाद गिरते हैं, एक्सटेंसिव वेट लॉस कोई कर रहा हो, डाइटिंग क्रैश कर रहा हो, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, आपका जो स्लीप पैटर्न्स हैं, तो वो सारी चीजें ट्रीटेबल हैं, बट उनकी ट्रीटमेंट भी लॉन्ग इट टेक्स चाहिए, पेशेंस चाहिए। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। अब इन्वेसिव प्रोसीजर्स बताइएगा कौन? इन्वेसिव प्रोसीजर में ट्रांसप्लांट है, फिर ट्रांसप्लांट आगे डिवाइड हो गया हुआ है, 2-3 टेक्निक्स हैं ट्रांसप्लांट को करने की, FUE है, FUT है, वो फिर अगेन डिपेंड करता है कि क्लाइंट के लिए कौन सा सूटेबल टेक्निक है या कौन सी एलैबोरेट करेंगे इनको फॉर आर जी। FUE और FUT बेसिकली जो आपका डोनर एरिया होता है, जो आपके गर्दन के पीछे से बाल लेते हैं, वो उनको निकालने का 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। एक में हम जो है वो एक पूरी आप कह लें लीनियर टिश्यू लेते हैं, और एक में इंडिविजुअल फॉलिकल्स को ड्रिल करके होल्स करके निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों में FUT इंडिकेटेड होता है, कुछ में FUE होता है, और आजकल एक नया अप्रोच ये है कि आप दोनों को ब्लेंड करके, जिसको हम हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं, कि आप एक ही पेशेंट में उसी एक ही दिन में आप दोनों प्रोसीजर्स उसके हेड पे कर रहे हैं। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है, पेशेंट पे या ईज पे? नहीं, ये डिपेंड करता है पेशेंट के डोनर एरिया पे, राइट, जो जहां से बाल लेने हैं, थिकनेस कंडीशन क्या है, थिकनेस क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका बॉल्ड एरिया कितना बड़ा है, ठीक है, कितने फॉलिकल्स चाहिए, ठीक है, और आगे फ्यूचर में अभी कितना एक्सपेक्टेड हेयर लॉस अभी यानी कि एक्सपेक्टेड है, तो उसके मुताबिक फिर वो सर्जिकल प्लान बनता है पूरा कि इस पेशेंट के लिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट चीज है, अगर वो आपने करा लिया तो अंडू नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो उसके अंदर आप का जो प्लानिंग होती है वो ये नहीं होती कि इसके ये बाल बस 2-3 साल यंग एज गुजर जाए, क्योंकि वो बाल हमेशा रहने हैं, तो वो आपने इस तरह से प्लान करना होता है उसका डिजाइन और एक सर्जिकल प्लान, कि वो पूरी जिंदगी और ना लगे किसी स्टेज में जाके। You're absolutely right. ठीक है, आपने देखा होगा कई लोगों ने आज से 30 साल पहले 20 साल पहले बाल लगवाए और बाकी बाल उनके गिर के बीच में एक आइलैंड सा बालों का बचा हुआ है। तो ये रियलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है पेशेंट को कि जितना मेरा हेयर लॉस आज है उतना नहीं रहेगा, मेरा बढ़ेगा भी। तो वो समझाना उनको बहुत जरूरी है। जिस तरह यंग पेशेंट्स होते हैं कहते हैं हमारी हेयरलाइन बिल्कुल नीचे कर दें, माथा छोटा कर दें, तो अगर कोई जबरदस्ती कराएगा या कोई डॉक्टर करेगा तो वो भी रेसिपी फॉर डिजास्टर है, क्योंकि 2-3 साल में जब उसके बाल पीछे से गिरेंगे तो यहाँ एक पट्टी सी उसकी बहुत बुरी लगेगी। जिस तरह आपने देखा होगा कई लोगों के रिजल्ट कई दफा। तो वो इल प्लान्ड हेयर ट्रांसप्लांट्स हैं। उस वक्त तो इमीडिएटली बड़ा अच्छा खुश हो गए, लेकिन 2-3 साल में जब डाउन द रोड आपके बाल गिरने शुरू हुए तो यहाँ पे वो एक आइसोलेटेड आपका एरिया है, बाल बाकी आपका खाली है, तो वो बहुत बुरा लगता है। इस तरह कई लोग यंग एज में क्राउन फिल करा लेते हैं। वो छोटा सा सर्कल होता है, उसको फिल करना बहुत आसान होता है, डॉक्टर भी लालच में आके कर देते हैं। लेकिन जहां 3-4 साल बाद गुजरे, वो इतने से जब इतना हुआ तो वो सेंटर में एक आपका जैसा पोनी गुच्छा बना हुआ है वो रह जाएगी और उसको आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी फेमस एक मेडिसिन थी हेयर स्प्रे जो आता था, वो क्या आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना तब बात की जाती थी, या उसके साथ कोई डूज एंड डाउन्स हैं? मिनॉक्सिडिल स्प्रे बहुत पहले से है, उसको आप कह लें कि वो आया एज एंटी हाइपरटेंसिव था। जी हाँ, बेसिकली वो टेबलेट थी। टेबलेट जो लोग खाते थे उनके बाल वो थोड़े ज्यादा हो जाते थे, गिरने रुक जाते थे, उससे उन्होंने फिर लिक्विड फॉर्म उनकी लगाने के लिए बनाई। मिनॉक्सिडिल का रोल जो है वो क्राउन एरिया में है। तो जिस तरह वही मैं बता रहा हूँ कि हर चीज का एक डिफाइंड रोल है, कोई भी मिरेकल क्योर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसको फ्रंट पे लगाते रहेंगे और बाल आपके सही नहीं होंगे या गिरते रहेंगे तो आप बैड वर्ड ऑफ माउथ उसके लिए भी करेंगे, मेडिसिन के लिए। तो क्राउन पे इट वर्क्स, लेकिन अर्ली स्टेजेस में काम करता है और मिरेकल नहीं है कि एकदम क्राउन भर जाएगा, बट क्राउन बढ़ना रुक जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा श्रिंक भी कर जाता है क्राउन, बट वो डिपेंडेंट है, जब तक आप करते रहेंगे तो काम करेगा, जहां छोड़ेंगे वो फिर दोबारा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइएगा, बाल रीग्रोथ इंपॉर्टेंट है या बालों को रोकना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो बालों को रोकना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो गिर गए हैं उनका तो इलाज ट्रांसप्लांट है सिर्फ, ठीक है। Agreed. लेकिन जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कम से कम उनको करके आप बाकी तो रोक सकते हैं, वो ट्रांसप्लांट में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन अगेन जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंस चाहिए। वो इस तरह नहीं है, वो आपको एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है। हेयर लॉस की जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं कि वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट हो। जिस तरह आप टूथब्रश करते हैं सुबह शाम, आपकी जिंदगी का एक पार्ट है। डिओड्रेंट लगाते हैं, आपने लगाना है शावर के बाद, तो इसी तरह मिनॉक्सिडिल एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। Excellent. या कोई भी और चीज है। Excellent. This is not like कि आपने 1 month किया, 2 months किया और उसके बाद डायबिटीज की तरह है कि एक दफा आप इंसुलिन पे आ गए हैं तो आपको फिर करना है, go on with it. हाँ। ओके अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपने अभी तक कितने हेयर ट्रांसप्लांट किए और सक्सेस रेट, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किए, जनरली सक्सेस रेट क्या है ट्रांसप्लांट का? हमारे अलावा भी ओवरऑल पूरी स्पेशलिटी का जो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है वो 98-99% है, जो कि किसी भी आप कह लें मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिटी में बहुत हाई है। और प्लस इन्फेक्शन रेट भी इसका
बहुत 0.0001% है। तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर अगर आप प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से और एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्लिनिक से कराएं तो इसके अंदर मतलब आप कह लें कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग तो दूर की बात है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके साथ ही अगर जैसे आप कहते हैं बैक स्ट्रीट क्लिनिक्स होते हैं या अनट्रेन्ड सेमी ट्रेन्ड लोग होते हैं जो जंप इन कर देते हैं एक ग्रोथ स्पेशलिटी के अंदर के ग्रोथ है, अर्निंग पोटेंशियल है, तो उसमें फिर वो जो प्रॉपरली ट्रेंड होके नहीं, प्रॉपरली क्वालिफिकेशंस करके नहीं आते, तो वो उसमें फिर जब आप पेशेंट सिलेक्शन में मिस्टेक करते हैं, प्रोसीजर सिलेक्शन में मिस्टेक तो करते डॉक्टर साहब ये अलाउड है क्या? आप समझते हैं कि कोई भी मशीन लेके आ जाएगा? इज इट लीगल? इलीगल है क्वैकरी आप, लेकिन आप देखें क्वैकरी पाकिस्तान में हर नहीं, क्वैकरी अलग चीज है, ये तो इन्वेसिव प्रोसीजर है। हाँ। आप इस बगैर ट्रेनिंग के, मैं आप इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं एक बहुत रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का इंटरव्यू कर रहा था। ही सेड कि यार, मैंने 2-3 उनको पेशेंट की एग्जांपल्स दी, तो उन्होंने कहा यार ये जिसने पील ऑफ किया ना इसकी स्किन को, वो बंदा अनट्रेंड था। तो मैंने कहा अनट्रेंड कैसे? तो कहते हैं यार मशीन कोई भी लेके आ सकता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, कोई लेजिस्लेशन नहीं है क्या इसके ऊपर? नहीं, अभी तक नहीं है कुछ भी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? हमने सोसाइटी बनाई है 3-4 साल पहले। हमने जितने जो अच्छे क्वालिफाइड, ट्रेंड और एथिकल और रिस्पॉन्सिबल सर्जन्स थे पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं सीरियसली और फुल टाइम कर रहे हैं, वो हमने सोसाइटी बना के हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से, उसको HRSP हम उसको कहते हैं, तो वो 3-4 साल से काम कर रही है। उसमें हमने कुछ जैसे आप कहते हैं कि एंटी क्वैकरी मेयर्स और पंजाब हेल्थ कमीशन के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं, बट आपको पता है कि हमारी कंट्री में रेड टेप बहुत ज़्यादा है और बहुत स्लो चीज़ें मूव करती हैं, तो होमवर्क काफ़ी हो चुका है और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हेल्थ कमीशन ने लिए भी हैं। और आजकल जिस तरह आपको पता है कि वो ओवरऑल क्वैकरी हर फील्ड की उसके अंदर वो रेड्स भी कर रहे हैं और एक्शंस भी ले रहे हैं, बट अगेन इट्स वो कह लें पुलिस एंड थीफ वाला है कि इधर बंद करते हैं तो 3 महीने बाद दूसरा कहीं और शुरू हो जाता है, विच इज नॉट फेयर। हाँ, बिकॉज इफ यू आर देयर टू मेक मनी, और बहुत से तरीके हैं, आप प्ले ना करें लोगों के साथ। एक चीज ये बताइएगा, आपने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 98-99% है। इसके वर्सेस हम जो कंटेम्प्रेरी नॉन इन्वेसिव अप्रोचेज आई हैं जिसमें आपने PRP का जिक्र किया, PRP पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं PRP ट्राई आउट ज़रूर करो, ज़रूरी नहीं ट्रांसप्लांट पे जाओ, वो तो करवा ही लोगे। इस पर कॉन्फिडेंट ना होने की वजह डेटा नहीं है या क्या रीज़न है? नहीं, PRP बेसिकली हेयर रेस्टोरेटिव प्रोसीजर नहीं है, वो प्रिवेंटिव थेरेपी है। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो प्योरली रेस्टोरेशन है, प्योरली रेस्टोरेशन। तो PRP अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे बाल एकदम निकल आएंगे नए या मेरा कोई खाली एरिया है वो भर जाएगा, ये नहीं होगा। जहां पे आपके बाल हल्के हो गए हैं, बारीक हो गए हैं, या उनकी लेंथ कम हो गई है, या उनकी थिकनेस, मोटाई कम हो गई है, उसको वो कुछ हद तक इंप्रूव करेगा, वो भी 100% नहीं। और पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है PRP का रिजल्ट। तो कुछ लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ में एवरेज आता है, कुछ में नहीं भी आता रिजल्ट PRP। नहीं, तो इसको कोई आपके पास ऐसे होता है ना यूजुअली कि आपके पास एक एविडेंस होती है, डेटा होता है कि यार ये इस टाइप का होगा, इस पे मैंने देखा नहीं है। आप क्या कहते हैं? रिसर्च स्टडीज हैं PRP पे, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अभी तक कोई एस्टेब्लिश्ड PRP की प्रोटोकॉल नहीं है कि कितने सेशंस में करने हैं, किसके लिए, और कितने गैप के साथ, पीरियड्स के साथ करने हैं। लोग मंथली भी करा रहे होते हैं, कई लोग 3-3 मंथ के बाद करा रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर वेरिएबिलिटी ये है कि आपके ब्लड के अंदर हर एक का जो प्लेटलेट काउंट है वो फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी तक उस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, हाँ, ताकि हम सेग्रीगेट कर क्योंकि सकें। इसका आइडियल मैकेनिज्म तो ये है कि आप पहले पेशेंट का CBC करें और उसका ओरिजिनल प्लेटलेट काउंट PRP करने से पहले लें कि उसका क्या प्लेटलेट्स हैं। फिर PRP करने के बाद जो आपने प्लेटलेट्स निकाले हैं उस लिक्विड का काउंट लें कि किस कॉन्सेंट्रेशन में आपने बनाए हैं, क्योंकि नॉर्मली PRP जो है वो 4 to 5 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए नॉर्मल ब्लड के उससे, तब वो काम करेगा। Okay. तो कई दफा ये होता है कि आपने प्लेटलेट्स, वो ब्लड के सैंपल लिया और उसके प्लेटलेट्स भी कम थे, और आपने जो टेक्निक एम्प्लॉय की प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो भी आपने मतलब जो प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं की, तो आपके प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेशन ही कम निकली, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि आपको PRP की एफिकेसी के लिए जो आप लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हैं उसकी एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट के लिए। बिल्कुल, मैं समझ गया। अगर वो उस कॉन्सेंट्रेशन के थ्रेशोल्ड से कम होगा तो फिर उसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान भी कोई नहीं होगा, तो वो एक किस्म का प्लेसिबो इफेक्ट होगा। डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी क्लाइंटेल की तरफ आता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा देखे सेलिब्रिटीज़ आपके क्लाइंट्स हैं। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ के बारे में प्लस ये है कि वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, लोग आते हैं, और नेगेटिव ये है कि उनको पैसा दे के कुछ भी करवा सकते हैं। आप क्या कहते हैं?
हमारे तो क्योंकि देखें हमारी कोई जिस तरह शैम्पू या कोई वॉशिंग मशीन या कोई मोबाइल नहीं है हमारा, तो जब तक वो प्रोडक्ट उसका होगा नहीं उसके सर के ऊपर तो वो ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यू ऑल्दो चाहे हायर भी कर लिया जाए तो वो नहीं होगी। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी आप कह लें कि टेस्टिमोनियल्स हैं या आप कह लें कि मॉडल्स हैं, वो सारे पेशेंट्स हैं एक्चुअल, और उन्होंने 2-2 3-3 दफ़ा हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। ठीक है, जिसमें जिस तरह आप देख लें नुमान इजाज है, उसने 3 टाइम्स हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। नबील जो बुलबुले के स्टार हैं उन्होंने भी 3 टाइम्स कराया हुआ है। एक और चीज़ जो मिस करके हम ट्रांसप्लांट के अंदर बेसिकली एक सिंगल सेशन में अचीव नहीं होती आपको घनापन या डेंसिटी, तो आपको मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं। तो उसके अंदर फेलियर और उसकी सेटिस्फेक्शन में ये भी चीज़ है कि आप एक सेशन के बाद अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत थिक या बहुत अच्छा रिजल्ट आपको फील होगा, तो नहीं, इस तरह नहीं होता। अनटिल अनलेस कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, 50-60 की एज है, तो आप सिर्फ थोड़े से हल्के से बाल चाह रहे हैं जो कि एक ग्रेसफुल इंप्रूवमेंट आ जाए, लेकिन यंगर एज में आपको मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं। ओके ओके, ठीक है, 2 to 3 सेशंस चाहिए होते हैं हेयर और ट्रांसप्लांट। बीच में कितना गैप कितना देते हैं? डिपेंडिंग, कम से कम 1 साल। 1 साल के गैप साल के का बाद gap होना चाहिए। अगला सेशन हाँ होगा जी। उसका। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा अपनी आपकी जिसको कहते हैं ना इस प्रोफेशनल लाइफ में द मोस्ट मेमोरेबल आपका वाकया कौन सा था? फनी एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारे पास एक दफ़ा हम प्रोसीजर कर रहे थे तो बाहर कुछ लोग जमा हो गए। अच्छा। तो पेशावर केपी की से पेशेंट था वो, तो और उन्होंने आके हमारे क्लिनिक को घेर लिया, तो हम भी परेशान हो गए, पता नहीं क्या है इशू। तो खैर उसका कट शॉट ये है कि वो जब बाहर निकला तो वो उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो वो बेसिकली दूसरी शादी करने जा रहा था और पहली बीवी को पता चल गया और वो उसने अपने पूरे भाई और कजन भेज दिए, तो उसको उठा के ले गए थे। आप उसे दूल्हा बना रहे थे क्या बाल लगा के? हमें तो नहीं बताया था, हमें तो आके बुक जिस तरह नॉर्मल बुकिंग होती है। दैट्स रियली गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, इट वाज रियली गुड टू सी यू। मैं चाहता हूँ एंड पे आप पब्लिक को हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी जितनी जो आपके जहन में कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं तो काइंडली इट्स ओवर टू यू। देखिए, पहली तो जो फील्ड से रिलेटेड चीज़ है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले होमवर्क जरूर करना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि क्योंकि ये एक परमानेंट चीज़ है और आपके लाइफ टाइम में 1-2 दफ़ा आपने कराना है, तो इसके लिए आप प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर होमवर्क करें, 2-3 ओपिनियंस लें, उसके बाद डिसीजन लें, और फिर जो डिसीजन लेने के क्राइटेरियाज है वो सेट करें। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि क्वालिफाइड सर्जन होना चाहिए, क्लिनिक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। तो उसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लोकली, जिस तरह हमारी सोसाइटी है HRSP है, उसमें सारे जो HRSP के मेंबर्स हैं उनकी वेबसाइट पे नाम पब्लिश्ड हैं, किस सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स। तो आप इस तरह के फोरम्स पे जाके देखें कि जिस डॉक्टर से आप कराने जा रहे हैं वो किसी सोसाइटी का, प्रोफेशनल सोसाइटी का मेंबर है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। और दूसरी चीज इसके अंदर एक क्वालिफाइड क्वैकरी भी है कि ऑल्दो कि डॉक्टर है लेकिन उसने इस ट्रांसप्लांट या इस फील्ड या इस प्रोसीजर की प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है या इस प्रोसीजर के अंदर वो कॉम्पिटेंट है। तो उसमें इंटरनेशनली 2-3 फोरम्स हैं। अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है, उसकी वेबसाइट है abhrs.com। उसके अंदर जितने भी दुनिया के बोर्ड क्वालिफाइड, अमेरिकन बोर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके वहाँ पे लिस्टिंग्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी है, ishrs.com। तो इस तरह की जो ये ऑथेंटिक अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे जाके ज़रूर देख लें कि जिससे आप जिस सर्जन से कराने जा रहे हैं वो इन सोसाइटीज़, इन अथॉरिटीज़ के का मेंबर है, इन अथॉरिटीज़ के उसने ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई हैं या क्वालिफिकेशन ली हुई है कि नहीं ली हुई। तो सिंपल एक तो है कि कोई डॉक्टर्स के बगैर भी लोग आजकल पाकिस्तान में ये है कि नॉन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स भी अपेंडिसेक्टमीज भी कर रहे हैं और क्वैकरी के थ्रू वो मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट में भी नॉन डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। और उसके अलावा डॉक्टर होने के बाद भी आपने इंश्योर करना है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपर्ट है कि नहीं। दैट्स इट कि अगर आपका होमवर्क अच्छा होगा, आपने प्रॉपर रिसर्च की होगी और उसके बाद आपने डिसीजन लिया होगा 2-3 ओपिनियंस के बाद, तो 99% चांसेस हैं कि यू विल नॉट एंड अप इन अ बैड हैंड या आपके साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स या कोई बैड रिजल्ट्स का इंसिडेंट ना हो। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से हमारा टेक होम मैसेज 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1, जब भी आप हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाएं प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, जो रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि कौन से रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनके पैरामीटर्स क्या हैं। नंबर 2 ये है
कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। विद इन डेज नहीं आपकी बीमारी ठीक होगी, इट विल टेक टाइम। आप ये सोचें कि 2 हफ्ते के बाद अंकल ने आके कहा कि कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। एंड नंबर 3 ये है कि जो डॉक्टर कह रहा है, प्लीज़ खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की बात सुने, उस पर अमल करेंगे, आप भी बेहतर होंगे, हम भी बेहतर होंगे। ख्वातीन और हज़रात, अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।